आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका मुंसिफ टीवी के खास प्रोग्राम यंग आइकन में। यंग आइकन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको उन हस्तियों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने महज बहुत कम उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। और आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, इनके लिए जितना कहा जाए वो कम होगा। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो दिल्ली सरकार में एक युवा नेता हैं और एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक जी, इस्तकबाल है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दुर्गेश जी, आपकी अगर जर्नी की बात की जाए तो बहुत ही दिलचस्प है आपकी जर्नी। पहले गोरखपुर से स्टार्ट होती है, इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से दिल्ली। तो किस तरह की आपकी जर्नी रही, किस तरह का ये सफ़र रहा? देखिए, मैं तो बहुत उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी जगह से आता हूँ और एक छोटा सा गांव था, पढ़ाई लिखाई गांव में हुई। और फिर जैसे सबका एक संघर्ष होता है कि भाई पढ़ने के लिए माँ बाप चाहते थे भाई मैं पढ़ूँ, तो उसके लिए फिर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ाई की। फिर बाद में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पढ़ाई की। फिर जैसे एक सबको पता होता है भाई या तो इंजीनियरिंग करोगे या तो आईएएस बनोगे, और फिर हमारे मन में था कि चलो हम सिविल सर्विसेज में जाएंगे। तो उस लिहाज से दिल्ली आए और दिल्ली फिर एक तरीके से आईएएस की तैयारी शुरू की। उसी समय अन्ना आंदोलन हो गया, तो उस आंदोलन के साथ भी जुड़े और फिर तब से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अ, सही रास्ते पे आ गए और रास्ते से भटक गए। और इस रास्ते पे आके तब से फिर पार्टी बनी, पार्टी के साथ हैं। अभी मैं राजेंद्र नगर से एमएलए हूँ और साथ ही साथ जो हमारी दिल्ली एमसीडी है उसका मैं काम देखता हूँ, इंचार्ज हूँ उसका मैं। मतलब जैसे आप दिल्ली में आए, आप स्टडी करने के लिए आए, तो कैसे मन बना कि चलो आंदोलन हो रहा है, अन्ना आंदोलन, आप उसमें शामिल हुए? तो क्या कुछ सोचा था उस वक़्त? कौन-सा दिन था कि जब आपने सोचा कि चलो अब इस आंदोलन में शामिल होना है? नहीं, देखिए, इस आंदोलन में अच्छी चीज़ ये रही कि चूँकि मैं पढ़ता था और मेरा बड़ा एक जुड़ाव जो है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को लेकर काफ़ी है। तो मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में काफ़ी इंटरेस्ट है। मेरे को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जितने हमारे, उनके अंदर क्या कमियां हैं और कैसे बेटर कर सकते हैं उनको, और कैसे लोकतांत्रिकरण हो सकता है उसमें, पीपल्स वाइज और कैसे हम कर सकते हैं, इसमें मेरी काफ़ी रुचि रही है। और मैं इस पे कुछ कुछ मैंने काम भी किया है। तो जो भी जितने भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो फंक्शनिंग ऑफ हमारी ब्यूरोक्रेसी है, उसमें काफ़ी रुचि रही कि उन सब चीज़ों में क्या क्या रिफॉर्म हो। तो जब जन लोकपाल आंदोलन की बात स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैंने बिल ही पढ़ा और समहाउ आई आई वाज कन्विंस कि हाँ, अगर ये बिल इम्प्लीमेंट होता है तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर करप्शन के ऊपर एक बड़ा आघात पड़ेगा। अभी क्या दिक्कत है कि जितने भी इंस्टीट्यूट हैं हमारे पास, या जो भी इंस्टीट्यूशन करप्शन की जांच करती है, वो गवर्नमेंट से हैविली इन्फ्लुएंस होती है। जब आज हम ईडी की, सीबीआई की बात करते हैं तो जनरली हमारे मन में एक क्लाउड रहता है कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, गवर्नमेंट करवा रही है सारी चीज़ें। तो हमारे पास कोई ऐसा इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है जो इन सब चीज़ों की जांच कर सके, जिसमें सरकार का कोई रोल ना हो। आज सीबीआई है तो सीबीआई भी सरकार चलाती है, ईडी है तो ईडी भी सरकार चलाती है, और कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को केसेस भी सरकार देती है कि इस केस पे एक्शन लो, इस केस पे एक्शन ना लो, क्योंकि वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में, सरकार के कंट्रोल में आते हैं। उनकी जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो सरकार करती है, जो अधिकारी हैं उनको पनिशमेंट भी सरकार देती है, सैलरी भी एक तरीके से सरकार देती है। तो जन लोकपाल बिल जो था वो एक बात करता है कि हम एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाएं जो कि सरकार से अलग हो। उसको पार्लियामेंट से पैसे मिले, उसको फाइनेंस कमीशन के द्वारा पैसा मिले, उसकी अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई ख़ास रोल ना हो, उसको हटाने में सरकार का कोई ख़ास रोल ना हो। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये इस तरह का अगर एक इंस्टीट्यूशन बनता है, और इस तरह के अब जितने भी आप सिंगापुर देखिए, आप यूरोप देखिए, जितने भी डेवलप्ड नेशन हैं, इवन आई थिंक जितने भी इस तरह के डेवलप्ड नेशन हैं, उन सब जगहों पर आप देखेंगे कि इस तरह के एक लोकपाल के एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का प्रावधान है और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस बिल से मैं अट्रैक्ट हुआ कि हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें जाना चाहिए। मैं तो उसमें पढ़ रहा था, और जैसे नॉर्मली सब लोग जंतर मंतर जाते हैं, ऐसे मैं भी जंतर मंतर गया। फिर वहाँ पे मैंने देखा कि एक बोर्ड लिखा हुआ था कि भाई अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ बताएं। तो मैंने उस पर मैसेज भी डाला अपना डिटेल, और फिर वहाँ से एक सिलसिला शुरू हुआ।
जब ये आंदोलन शुरू हुआ 2011 का वक्त था और ऐसे में हर किसी ने आंदोलन को एक अलग अलग तरीके से देखा, समझा और जाना पहचाना। और ऐसे में एक आप थे जिन्होंने इस आंदोलन में जान लगा दी, मतलब दिन रात मेहनत करी, भीड़ के साथ रहे, लेकिन आज उस भीड़ से बाहर निकल के एक अलग पहचान बनाई है। तो ऐसे में उस आंदोलन से जब आप जुड़े हुए थे तो जर्नी किस तरह की थी? क्या कुछ सोचा था कि पढ़ाई छोड़ दी है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब परिणाम का बिल्कुल नहीं सोचा कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं तो मेन तो ये था कि मैं भगवान का बड़ा बिलीवर आदमी हूँ और मेरा अपना ये रहता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समय और कहीं ना कहीं जिसमें भी आप भरोसा रखते हैं उस ताकत में, वो ताकत कहीं ना कहीं से आपको गाइड करती है और डिसाइड करती है। तो जब ये आंदोलन हुआ, जब मैं जाने लग गया, तो निश्चित रूप से एक मिडिल क्लास लड़के के लिए कोशिश तो यही होती है जल्द से जल्द नौकरी मिले, सैलरी आनी स्टार्ट हो जाए, घर बसाएं जल्द से जल्द। लेकिन उस समय कुछ ऐसा था कि हाँ, इसमें लगने हैं तो लग गए। और फिर ये भी था कि भाई जब तक इसको कहीं कंक्लूड नहीं कर सकते तो ऐसे बीच में छोड़ के भागना भी ठीक नहीं है। तो धीरे धीरे फिर सुबह होती गई, शाम होती गई, सुबह होती गई, शाम होती गई, और एक एक दिन बीतता गया, एक एक साल बीतते गए, और आज 10 से 11 साल, 12 साल हो गए। तो कभी ऐसा नहीं था कि सोचे। निश्चित रूप से चैलेंजेस बहुत थे, क्योंकि उस समय मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर ट्यूशन में भी समय नहीं दे पाता था, तो कई बार बच्चों की नाराज़गी, उनके पेरेंट्स की भी नाराज़गी झेलनी पड़ती थी। बट ये है कि ओवरऑल फिर धीरे धीरे, कहते हैं ना, जब आपकी नीयत साफ़ हो तो भगवान भी आपकी मदद करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग एक अच्छी पवित्र मन से लगे हुए हैं इस आंदोलन के साथ, और उसमें कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो भगवान मदद करता रहता है। मतलब सुनने में कितना अच्छा लगता है कि सफ़र इतना अच्छा था, आसान, लेकिन आसान नहीं होता है, हर चीज़ में मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ऐसे में जब आप पढ़ाई भी कर रहे थे और आज आप यंगस्टर के लिए एक आइकन हैं, तो सुनने में जितना अच्छा लगता है, लेकिन कठिनाइयाँ भी काफ़ी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। परेशानियाँ इस बीच क्या क्या रहीं? कोई भी सफ़र जो है वो आप ये सोच नहीं सकते कि बिना कठिनाइयों के होगा। आप पढ़ाई करते हैं तब भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, आप बहुत सारी चीज़ों को त्यागते हैं तब जाके आपको मिलता है। तो ये आंदोलन भी आप समझिए कि इसमें एक ही चीज़ रही कि इंटरनल मोटिवेशन बहुत रहता था। ऐसा लगता था कि कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा लगता था है कि अभी कोई एक बड़ा काम कर रहे हैं, कोई एक अच्छा काम कर रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलती है। अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग कभी ऐसा रहा कि 16-16, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे हम लोग काम करते थे। कुछ नहीं पता कि सुबह का खाना कैसे मिलेगा, शाम का खाना कैसे मिलेगा, कहाँ जाएंगे, किधर रुकेंगे, कहाँ रहेंगे। तो कोई ना कोई जनरली पार्टी में होता था जो खाना भी खिला देता था, अपना घर भी दे देता था रहने के लिए। तो एक तरीके से आप समझिए कि मेहनत का काम है, लेकिन यह है कि कोई भी चीज़ बिना मेहनत के तो मिलती नहीं है। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि बिना मेहनत करे कुछ मिल जाएगी, तो इवन अगर आपके फादर साहब भी आपको खूब सारा पैसा दे के चले जाएँ, तो उसको भी सजोने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पैसा ऐसे बना रहेगा। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, सही डायरेक्शन में आपको करनी पड़ेगी। आप फेल होते हैं, आप पास होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एंड में अगर आपकी नीयत ठीक है और आप हार्ड वर्क करते हैं तो सफलता मिलती ही मिलती है। तो जब युवा होते हैं तो लोगों के थोड़े शौक भी अलग होते हैं, किसी को स्पोर्ट्स में दिलचस्पी होती है तो किसी अलग फील्ड में होती है। तो जब आप भी थे, पढ़ाई भी कर रहे थे साथ साथ और मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा आप कर रहे थे, तो ऐसा कुछ शौक था जो आपको मारना पड़ा या आपको ख़त्म करना नहीं, पड़ा? बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, जब इसमें आप आ जाते हो तो हम भी एक रेगुलर हिंदुस्तान के युवा हैं जिनका फिल्में देखने का मन करता है, क्रिकेट खेलने का मन करता है, कभी किताबें भी पढ़ने का बड़ा मन करता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं धीरे 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 आपको त्यागनी पड़ती है। किताब का रह गया, लेकिन बाकी चीज़ें, क्रिकेट और फिल्में अब थोड़ा इधर मैंने देखना शुरू किया है फिर से। लेकिन ये है कि बाकी दोस्तों के साथ घूमना टहलना वो बिल्कुल बंद हो गया। शाम को खाना खाने जा रहे हैं या दिन में कहीं घूमने जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। तो जैसा कि आपने बताया कि फ़िल्में देखने का शौक था और शुरू किया, तो किस तरह की फ़िल्में आपको ज़्यादा मैं पसंद हर है? तरह की फ़िल्में देखता हूँ, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। जो भी लगी है, बहुत ज़्यादा रुलाने वाली फ़िल्म ना हो तो मैं देख लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा। तो बहुत लोग होते हैं कि जैसे युवा होते हैं कि सोचते हैं कि देश में ये काम हो रहा है या राज्य में काम हो रहा है, इसमें बदलाव होना चाहिए या हमें इसमें शामिल होना चाहिए कि हम इसमें ये बदलाव करना चाहते हैं। जब आप राजनीति में आए तो आप किस बदलाव के मूड में आए? देखिए, हमारा तो पहले मन तो लोकपाल ही था, कि लोकपाल बिल बदलना है। लेकिन स्लोली जब आप इसमें घुसे, आपने उस समय के जो भी पॉलिटिशियंस थे, आपने उनसे इंटरेक्ट किया, और पॉलिटिशियन के लिए पूरे पूरे जो एक उस समय जो भी सत्ता पक्ष था,
उसमें सिर्फ मैं मिनिस्टर और एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा रोल था, ब्यूरोक्रेसी का भी एक बहुत बड़ा। जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो आपको समझ में आता है कि इस देश की मूलभूत समस्याएं कहाँ हैं। आज कहीं ना कहीं जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज़ों को, वो या तो उनके पास उतने रिसोर्स नहीं है, या वो इतनी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी सी बात कहता हूँ आपको, मान लीजिए एक सड़क बनाना है। अब वो सड़क बनेगा कैसे? मान लीजिए मैं एमएलए ही हूँ, ठीक है, तो इधर मेरे पास फंड होगा एमएलए का, या तो मैं किसी सरकार से फंड मांगूंगा। अब मान लीजिए मैंने फ़ंड के लिए एस्टिमेट बनाया, वो अधिकारी बनाएंगे, एस्टिमेट उन्होंने बना दिया, फिर ऊपर गए, ऑब्जेक्शन हुआ, ये हुआ, वो हुआ। अगर एक भी अधिकारी इस पूरे प्रोसेस में चाहे कि सड़क नहीं बनना है तो नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में तो जनता चाहती है सड़क बनना। तो अगर जनता चाह रही सड़क बनना तो बनना चाहिए, चाहे वो एमएलए चाहे ना चाहे, काउंसलर चाहे ना चाहे, अधिकारी चाहे या ना चाहे। कहीं ना कहीं वो हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक का वो रोल नहीं है। अभी भी पब्लिक एक तरीके से एमएलए चुन लेती है, काउंसलर चुन लेती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लेती है, फिर 5 साल हम पब्लिक उन पे आश्रित रहती है। और इवन कई बार तो ये भी होता है, मान लीजिए अच्छा एमएलए है, अच्छा काउंसलर है, अच्छा एमपी है, काम करना चाहता है, इस संस्थाओं ने ऐसा उसको भी इतना जगह रखा है कि आप बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते। आपको कुछ पैसे एमएलए लेड, एमपी लेड के रूप में दे देते हैं कि हाँ इसमें कुछ कर लो, उसमें आप 10-20 सड़कें बना लोगे, उससे ज़्यादा का फंड नहीं होता। फिर आपको कंटिन्यूसली अधिकारियों के पास घूमना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, वो कन्विंस हुए तो उनके दूसरे अधिकारी को कन्विंस करना पड़ता है कि कितना। तो एक काम के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी लगती है कि सच्चाई तो यह है कि फिर आप कई बार गिव अप भी कर जाते हो, यार छोड़ो ये होना नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मैं अभी एमएलए बना 1 साल पहले, कई सारे प्रोजेक्ट जो मैं 1 साल पहले बना, और 1 साल पहले मैंने ऑलमोस्ट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के 70% चीज़ों के ऊपर काम किया। उसके बजट के लिए अप्रूवल डाला, एस्टिमेट बनवाया, डिज़ाइन करवाया, सब कुछ करा लिया। लेकिन कभी इस सेक्रेटरी के पास घूमती है फाइल, कभी उस सेक्रेटरी के पास घूमती है, कभी फाइनेंस में चली जाती है, वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अभी आपके इंटरव्यू के बाद सीधे सीधे सचिवालय जाना है मुझे, मेरी 5 फाइलें लटकाई हुई हैं। पिछले 2 महीने से मैं सबके फ़ोन कर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी फ़ाइल पास कर दो, मेरी फ़ाइल पास कर दो। तो ये एक पीड़ा भी होती है इस इंस्टीट्यूट, क्योंकि इसमें वो मेरा काम तो है नहीं, मैं अपने घर की सड़क तो बना नहीं रहा हूँ, मैं तो पब्लिक की सड़क बना रहा हूँ, जो पब्लिक चाहती है उसकी सड़क बना रहा हूँ। लेकिन उसमें भी दिक्कत होती है, क्या करें। लेकिन ये है कि अभी ये इस चीज़ का रिफॉर्म चाहिए इस देश के अंदर। ये सिस्टम ख़त्म होना चाहिए, जो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, हर व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। और उसी अकाउंटेबिलिटी के आधार पर, भाई आज एक एमएलए होता, अच्छा काम करता तो जनता उसे जिताती है, अगर अच्छा काम नहीं करता तो जनता उसे हरा देती है। लेकिन आज वो जेई के साथ नहीं है, आज वो एई के साथ नहीं है, आज वो एक्शन के साथ, अधिकारियों के साथ नहीं है। अधिकारी तो जो आ गया वो 60 साल बाद ही रिटायर होगा, ठीक है। वो सस्पेंड तब होगा जब उसकी किसी दूसरे अधिकारी से लड़ाई हो जाए अपने सीनियर के साथ। हाँ, ये तो बिल्कुल पब्लिक काम से उसको कोई, तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। आई थिंक राइट नाउ जो इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बेहतरीन कंट्री बनना है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, सारे रिसोर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है गवर्नेंस का, वो सबसे ज़्यादा ख़राब है। वो थर्ड क्लास गवर्नेंस का सिस्टम है, और इसमें इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं कि हर सीढ़ियों पे चढ़ना ही अपने आप में, लास्ट तक पहुँचते जाते बंदा ही मर जाता है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत सारे लोग होते हैं स्टडी यहाँ करते हैं लेकिन जॉब करने के लिए फॉरेन कंट्रीज जाते हैं। मतलब यहाँ पे उनको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं मिल पाता है? क्या वजह आ जाती है कि उनको बाहर जाना पड़ता है? देखिए अब तो ये मैं अपना फ्रेंड सर्कल देखता हूँ तो आई थिंक 70-80% लोग जा चुके हैं छोड़ के इस देश को। कहीं ना कहीं जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे देश का एक अपॉर्चुनिटी है, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि शायद उस लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है जो उन्हें बाहर देशों में मिलता है। तो अपने सबके रीजंस होते हैं और इसलिए लोग जाते हैं। बट ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्ग ये भी है जो चाहता है कि हिंदुस्तान के अंदर रह के काम करें काम और अच्छा करना करें। चाहिए। उनके लिए सरकार को हर वो सारे
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए कि ऐसे लोग अच्छा काम कर सकें। अच्छा, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे कि आप जब दिल्ली आए, स्टडी करने आए, पेरेंट्स को मालूम है कि हमारा बच्चा गया है, हमारा बेटा स्टडी करने गया है। जब उनको पता चलता है कि स्टडी के साथ-साथ राजनीति में उनका बेटा जा रहा है और एमएलए बन गया है, तो उनका जो रिएक्शन था, वो किस तरह का मैंने रिएक्शन 5 था? साल तो शुरू में बताया नहीं उनको। अच्छा। तो उनको तो यही लगता था कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है। तो मैंने तो बताया नहीं। बाद में किसी पेपर में निकल गया तो उनको उन्होंने पढ़ लिया। देन दे रियलाइज, बट ये है कि स्लोली स्लोली होता है नेचुरली। हर पेरेंट्स होते हैं वो परेशान होते हैं, वरीड होते हैं, बट समहाउ धीरे धीरे मान जाते हैं। हाँ, तो अभी कैसा रिएक्शन है उनका? अब तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, बहुत खुश हैं। अच्छा, आपने एक किस्सा भी शेयर किया था शुरुआती टाइम जब आप जुड़े थे, आंदोलन में जुड़े थे और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आप कर रहे थे। तो उस टाइम में एक किस्सा था, आपने कहा था कि जब आपको अभी आप जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब आपको उनका नंबर मिला तो आप बहुत खुश हुए और अपने दोस्तों को आप शेयर करते थे कि देखिए मेरे पास अरविंद केजरीवाल का नंबर है। और वो नंबर से सफ़र आज आप उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनके सरकार में हैं आप। तो वो सफ़र किस तरह का रहा, वो जानना चाहेंगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं लकी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत लकी हूँ मुझे लगता है, जिसके कारण मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और उनके साथ काम करने का मौका मिला। निश्चित रूप से पहली बार उनका नंबर मिला, कई बार उनको मैसेज करते थे, डरते भी थे मैसेज करने से पहले, नर्वसनेस भी रहता था। बट ये है कि हाँ, ओवरऑल सारी चीज़ें करते गए और उन्होंने भी देखा लोकल जो भी फीडबैक लिया और उन्होंने बुलाया काम करने के लिए साथ में, तो काम कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि मेहनत के साथ साथ किस्मत, ये दोनों जो शब्द हैं इनका आपस में एक बहुत अच्छा ताल्लुकात है, एक अच्छा रिश्ता है। तो क्या लगता है कि जैसे हम जितनी मेहनत करते जाते हैं उतनी हमारी किस्मत जो है और अच्छी होती जाती है। आपकी अगर फिर आपकी लाइन में देखा जाए तो किसने ज़्यादा साथ दिया? मेहनत तो आपने बखूबी बहुत ही ज़्यादा की दोनों है। का होना चाहिए। सिर्फ आप सोचोगे किस्मत मिल जाएगी आपको, वो भी नहीं होता। आप सोचोगे कि तो आई डोंट नो, मतलब भगवान का रोल, मुझे भी नहीं पता क्या किस्मत। मुझे नहीं लगता इस पूरे उसमें कुछ मुझे किस्मत से मिला है, लेकिन यह कि भगवान का रोल तो होता ही है, डायरेक्शन तो दिखाता ही है। ये भी सब जानते हैं और मैं भी ये जानना चाहूँगी, आप जनता के साथ साथ आप पार्टी के भी फेवरेट हैं, तो उसका क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? आई डोंट नो। और इसके साथ जैसे कि दिल्ली में, दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे काम आपने किए हैं और सुंदर बनाने के लिए, और एमसीडी एक बहुत ही अहम पार्ट है इसमें, जिसमें और क्या बदलाव है दिल्ली में जो आई आने थिंक वाले वक्त में एमसीडी होने में चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हम एमसीडी को एक वाइबल इंस्टीट्यूशन बनाएं। आप सोचिए कि आप एक टीवी चैनल में काम करती हैं, आपको 6 महीने से तनख्वाह ना दिया जाए और फिर कहा जाए कि आप जाके इंटरव्यू लेके आओ। आप कैसे करोगे? आप कर ही नहीं सकते। आप तो तुरंत दूसरी नौकरी ढूंढोगे या जो भी है टाइम काटोगे अगर दूसरी नौकरी में। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एमसीडी को रिसोर्सफुल बनाया जाए। जब एक बार ये रिसोर्सफुल हो गया पूरी तरह से, देन हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करते चले जाएंगे। हमने सैलरीज देना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखिए दिल्ली की सफाई भी बेहतरीन हो रही है, अब पहले के मुकाबले बहुत बेहतरीन हो गई है। आपको कहीं कूड़ा दिखता है, एक ऐप पे डाल देते हो, 2 मिनट के अंदर साफ़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। मेन चीज़ तो यह है कि दिल्ली को साफ़ करना पूरी तरह से। ये जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी एमसीडी को लेकर, तो इस एप्लीकेशन से लोगों को किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप ये देखो ना, पिछले 3 महीने 4 महीने के अंदर लगभग 55,000 लोगों ने कंप्लेन किया है। 54,000 प्लस के आसपास हमने रिजॉल्व किया है। 300-400 कंप्लेन है जो अभी रिजॉल्व नहीं हुई है। तो बहुत ज़बरदस्त पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा हिट है ये। और दुर्गेश जी, उस वक्त में जो आपके दोस्त रहे होंगे, आज भी होंगे वो आपके दोस्त, रिलेटिव्स की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए, तो पहले से अब में उनके साथ मुलाकातें होती हैं या होता है बदलाव हो जाती हैं थोड़ा चीज़ें? कम तो होती है क्योंकि सब लोग अपनी अपने जॉब में अपनी उसमें बिजी हो जाते हैं। आप भी यहाँ सुबह निकलते हो, रात हो जाती है, पता नहीं चलता। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा समय का तो अभाव रहता है, लेकिन यह है कि फिर भी जब भी मिलते हैं, जब भी बात होती है, तो निश्चित रूप से पूरा समय देते हैं। अच्छा, यंगस्टर के लिए हमारा ये शो है यंग आइकन, तो ऐसे में बहुत यंगस्टर स्टडी को लेके कंफ्यूज होते हैं, अपने कैरियर को लेके कंफ्यूज होते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मुझे एक बार स्कूल में पढ़ता था, तो वहाँ पे कोई कैरियर गाइडेंस वाले आए थे, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी आइडिया दिया कि आप कैसे ये क्लैरिटी लाएंगे कि आपको करना क्या है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि एक बार आप वो सारी चीज़ करिए, एक दिन आप चूज़ करिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी जगह घूम के आइए, अच्छी फिल्म देखिए, और उसके बाद आप बैठिए और तय कर लीजिए कि आपको कौन कौन सा कैरियर पसंद है। पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, पुलिस वाला बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, सब कुछ जितने भी है सब कुछ लिख लीजिए। प्रोबेबली आप 10-12 चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद उसको रख दीजिए।
एंड देन 15-20 डेज आप लगाइए उन सारी चीज़ों के इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में कि आईएएस कैसे बनते हैं, आईपीएस कैसे बनते हैं, पॉलिटिशियन कैसे बनते हैं, मीडिया वाला कैसे बनते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लीजिए। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। उसके बाद फिर हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद जब आप सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर लें, उसके बाद फिर बैठे आप वो सारा देख के आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग जाएगा कि आपका दिल क्या कह रहा है, क्या बनना चाहिए। फिर वो एक दो चीज़ें आपको निकल के आएगी, उसमें थोड़ा सा आप और कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। और मुझे लगता है मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज मैं तो एक्सीडेंटली कहीं और चला गया। बट ये है कि आई थिंक इससे आपको थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन जो दिमाग में रहती है वो उससे क्लियरिटी होती है। पॉलिटिक्स में अगर कोई आने का सोच रहा है तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? आम आदमी पार्टी बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आपकी जर्नी के साथ साथ यहाँ तक का जो सफ़र है, ओवरऑल क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? भगवान को, मेरे माँ बाप को, अरविंद जी को, मेरी फैमिली को, अब मेरी वाइफ को। तो और जाते जाते और क्या मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहिए? मिल के काम, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेहनत करना और स्मार्टली मेहनत करना, समझना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दिमाग का खुलना। जितना आप पढ़ोगे, जितना आप सब कुछ देखोगे, जितनी दुनिया आप समझोगे, उतना बेहतर डिसीजन और उतने बेहतर इंसान आप बन सकते हो। अगर आप मान लीजिए आप किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को ही बिलीव करते हैं, जब तक उसके काउंटर आइडियोलॉजी को आप नहीं समझेंगे, जानेंगे, तब तक शायद अपनी आइडियोलॉजी को भी आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो जितना आप अपना दिमाग खोलोगे